नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 13 मई को झारखंड के पहले चरण का चुनाव होना है और 4 सीटें इस चुनाव में शामिल हो रही हैं, जहां पर प्रत्याशी अब दमखम लगाते नजर आ रहे हैं, जिसमें खूंटी है, लोहरदगा है और सिंहभूम और पलामू है। ये 4 सीटें हैं जिस पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और अपना कैंडिडेट चुनेगी। और इन चारों सीटों पर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का समय भी खत्म हो रहा है। कैंडिडेट अब पूरी ताकत आखिरी दिनों में लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मतदाताओं को अपनी तरफ कर सकें और जीत हासिल कर सकें। पहले बात करते हैं हम खूंटी सीट की। खूंटी सीट में जो पिछले बार के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के 2019 में, उस चुनाव में भी काफी कांटे की टक्कर थी अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में, और बहुत कम अंतर था। वो 1500 वोट से भी कम का अंतर था इन दोनों कैंडिडेट में जीत हार का। तो क्या, और वही कैंडिडेट इस बार भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें झापा से अर्पणा हंस चुनावी मैदान में है। तो क्या इस बार जो पिछले बार का नेक टू नेक फाइट था वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है? अगर नहीं तो ये जो एक नई कैंडिडेट आई है, ये इस चुनाव पर कितना असर डालेंगी, वोटों पर कितना असर डाल पाएंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, खूंटी सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के पहले चरण और देश के चौथे चरण में यहाँ पर चुनाव होने हैं। पिछले बार के नतीजे भी आपको याद होंगे, किस तरह यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट थी और बहुत कम अंतर था, जिसे क्लेम भी किया कालीचरण मुंडा ने रिकाउंटिंग के लिए। लेकिन इस बार झापा भी यहाँ पर है, अर्पणा हंस यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो इस बार का मुकाबला कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, झापा पिछली बार भी यहाँ पर चुनाव में शामिल थी और आपको बता दूं कि उस वक्त जो झापा का प्रदर्शन था वो बेहतर नहीं रहा था और सिर्फ 1.06 मतलब 1% मत ही उसे मिले थे। और यही वजह है कि फाइट जो है इतनी क्लोज चली गई थी। सिर्फ 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते और फिर केंद्र में मंत्री बनाए गए। लेकिन जहां तक इस बार के चुनाव की हम बात करें तो मुकाबला एक बार फिर से बहुत रोमांचक और नजदीक का दिख रहा है। और आपको जैसे की जानकारी भी है कि खूंटी अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां पहले फेज में जो झारखंड का पहला फेज है कुल मिलाकर चौथा, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है। चाहे आप लोहरदगा की बात कर लीजिए, सिंहभूम की बात कर लीजिए और पलामू की बात कर लीजिए, तो उसमें खूंटी जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है वो बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो यहां पर जो चैलेंज है, और देखिए एक दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है इन चारों में, लेकिन प्रत्याशी जो हैं वो सबसे कम यही लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी जो है वो खूंटी में अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। और जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है। अब इसमें तीसरा कोण और चौथा कोण ढूंढने की कोशिश जो है वो अन्य प्रत्याशी कर रहे हैं, जिसमें कि झापा सबसे प्रमुख पार्टी है। और झापा जो इस बार का चुनाव लड़ रही है वो पिछली बार से थोड़ा अलग दिख रहा है। इस बार अगर आप बात करें तो झापा पूरे दमखम के साथ जो है वो इस चुनाव में शामिल है। और एनोस एक्का जो है, खास करके अगर आप कोलेबिरा सिमडेगा की तरफ देखें तो डोर टू डोर जाकर जो है वो प्रचार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं अर्पणा हंस, जो कि ऑल चर्चेस कमेटी की सेक्रेटरी हैं और खूंटी हॉकी संघ की उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी जो अपनी व्यक्तिगत पहचान है उसके जरिए वो भी अपने हिस्से के वोट अपने लिए ढूंढना चाहती है। इन सब के अलावा कोलेबिरा से जो जेएमएम के रेबल कैंडिडेट हैं आपको बसंत लोंगा, वो भी जो है इस चुनाव में अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। हालांकि जेएमएम ने उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा पत्थलगड़ी का जो आंदोलन हुआ था, जो उसकी नेत्री हैं बबीता बेलोस कच्छप, वो भी चुनावी मैदान में है, बसपा भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सभी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो दिख रहा है तो अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच ही दिख रहा है। और इसके बीच झापा जो है तीसरा कोण बनाने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है, इससे
उसका भी भविष्य जो है वो टिका हुआ है, और दूसरी तरफ उससे जो है अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा का भी भविष्य जो है वो टिका हुआ है। तो झापा यहां पर जो है वो स्पॉइलर का काम कर सकता है। अब किसके लिए कर सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप देखें और इसे समझने की हम कोशिश करें तो आप देखती हैं कि 2009 में जब निशिकांत होरो झापा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें लगभग 16.5% मत मिले थे, और तब बीजेपी जो है ऑलमोस्ट 80,000 वोटों से जीतने में सफल हुआ था। 2014 में खुद एनोस एक्का चुनाव लड़े थे और तब तो स्थिति यह हो गई थी कि कांग्रेस को तीसरे स्थान पर जो है झापा ने धकेल दिया था, और तब कालीचरण मुंडा वो तीसरी पोजीशन पर चले गए थे और एनोस एक्का दूसरी पोजीशन पर आ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन जो है वो 90,000 से ज्यादा का हो गया था, मतलब पिछली बार से ज्यादा बढ़ गया था। तो झापा जहां 2014 को 2024 में दोहराना चाहता है, मतलब मुख्य मुकाबले में आना चाहता है जैसा 2014 में एनोस एक्का आए थे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि झापा जो है वो कम से कम वोट लाए 2019 के जैसे, ताकि वो सीधी टक्कर में हो और अर्जुन मुंडा को शिकस्त दे सके। आज अब चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है इन चारों सीटों पर। आज अमित शाह भी पहुंचे खूंटी में और प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के लिए उन्होंने वोट अपील की है। ये कितना मजबूती देता है बीजेपी कैंडिडेट को, और उधर कालीचरण मुंडा है जिन्होंने टफ फाइट पिछले चुनाव में भी दी थी अर्जुन मुंडा को। देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी का आता है तो वो एक माहौल बनाने का तो प्रयास करता है, वो कुछ प्रतिशत मत आपके लिए जोड़ देता है, लेकिन जीत हार जो है मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है। जो मतदाता होते हैं जो कि ये अभी तक तय नहीं कर पाए होंगे कि उन्हें किन्हें वोट देना है, वो बीजेपी की तरफ जाएं, कांग्रेस की तरफ जाएं, झापा की तरफ जाएं, तो अब अगर अमित शाह आते हैं तो उनमें से कुछ प्रतिशत मत जो है वो बीजेपी की तरफ अमित शाह के दौरे से आ सकता है। और इसलिए जब अमित शाह ने जो सभा की है शुक्रवार को, तो उन्होंने इस बात को जोर शोर से उठाया। अर्जुन मुंडा ने जो इस क्षेत्र के लिए मंत्री रहते हुए काम किया है उन कामों को गिनाया। इसके अलावा आदिवासियों के लिए जो बीजेपी ने काम किए हैं उसको गिनाया, और कांग्रेस के 60 साल का जो शासन है उसको कोसा और पूछा भी कि क्या कांग्रेस ने 60 साल में किसी आदिवासी बेटी या बेटा को जो है वो राष्ट्रपति बनाया। और ये सवाल पूछने के बाद वो कहते हैं कि हमने बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाया। तो ये क्रेडिट जो है वो बीजेपी लेना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने जनजातीय मंत्रालय की बात की जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही शुरू हुआ, उससे पहले आदिवासियों के लिए कोई मंत्रालय तक नहीं था। तो इस तरह से आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अमित शाह ने अपनी बातें रखी, और साथ ही साथ उन्होंने वो राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं और जिस पर उन्होंने काम किया है। उन्होंने राम मंदिर की बात की, उन्होंने धारा 370 के एबोलिशन की बात की। तो अमित शाह जो है उन मुद्दों पर भी बात करते हुए दिखे, मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई, और विपक्ष पर मतलब जेएमएम और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जो है उन्होंने जो है कठोर प्रहार किया। और ये बातें भी कही कि कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए जो है निकल गए, क्या आपने कभी एक साथ इतने पैसे देखे हैं? और फिर जो अभी ईडी की रेड हुई है झारखंड के एक मंत्री के से जो पीएस थे उनके नौकर के घर पे, और वहां से जो पैसे निकले हैं 35 करोड़, उन्होंने इसका भी उल्लेख किया। तो देखिए, बीजेपी जो है इस चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और अमित शाह ने अपने इस दौरे से जो है यही करने का प्रयास किया। लेकिन जो ग्राउंड पर जो असंतोष कुछ बातों को लेकर अर्जुन मुंडा के खिलाफ है, क्या उसका निराकरण हो पाया, यह बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी ने जो पिछली बार की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तब बीजेपी को जो लीड मिली थी यहां पर वो खरसावां और तमाड़ से सबसे ज्यादा मिली थी। अगर आप बात करें तो
खरसावां से 32,000 की लीड थी और तमाड़ से 41,000 की, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई दिख रही हैं। देखिए जो कुर्मी वोटर्स हैं वो अर्जुन मुंडा से पर्सनली जो है कुछ नाराज दिख रहे हैं। अब ये नाराजगी वोटिंग तक बनी रहती है या फिर जो है इसे न्यूट्रलाइज कर पाने में बीजेपी सफल होती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और हालांकि रंजन जी, ये मुंडा बहुल इलाका है खूंटी, और देखिए दोनों कैंडिडेट भी मुंडा समुदाय से ही हैं, लेकिन इसकी जो 6 विधानसभा हैं इस लोकसभा में, उनमें अगर हम बांटे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, तो इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत है, 2 पर जेएमएम, 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा है। तो ऐसे में अपने अपने विधानसभा में उनके जो विधायक हैं उनकी पकड़ मजबूत होगी, तो वोटों का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि दोनों ही मुंडा है। अगर हम ये कहें कि जातीय समीकरण यहाँ पर काम करेगा तो दोनों के लिए करेगा। देखिए खूंटी में कालीचरण मुंडा को स्थानीय होने का भी लाभ मिलता है। अब ये बात अलग है कि खूंटी से ही नीलकंठ सिंह मुंडा जो कि कालीचरण मुंडा के भाई हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं। पिछली बार जो है खूंटी में बीजेपी पिछड़ गई थी और अच्छे खासे वोटों से पिछड़ी थी। 21,000 वोटों से बीजेपी जो है खूंटी में पिछले लोकसभा में पिछड़ गई थी, जबकि फिर जब विधानसभा चुनाव होता है तो नीलकंठ सिंह मुंडा जो है वो 26,000 वोटों से खूंटी से ही जीतते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खूंटी में क्या वो स्थिति रहेगी कि बीजेपी जैसे विधानसभा में 26,000 वोटों से आगे रही है उतना आगे रह पाएगी? मुझे इसमें थोड़ा डाउट दिखता है, क्योंकि यहां पर कालीचरण मुंडा को थोड़ा लाभ खूंटी में मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीलकंठ सिंह मुंडा किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, हालांकि वो अर्जुन मुंडा के लिए इस बार पूरा पसीना बहा रहे हैं। अर्जुन मुंडा के फेवर में एक बात और है कि करिया मुंडा इस बार बड़े दिल के साथ जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पिछली बार भी लगे हुए थे, लेकिन इस बार वो जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और वो लोगों को अर्जुन मुंडा के लिए वोट करने को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करने को कह रहे हैं। तो अगर आप देखें तोरपा में जो है वहां पर कोचे मुंडा बीजेपी के विधायक हैं, वो वहां तक ठीक है, लेकिन फिर जब आप सिमडेगा की बात करती हैं जहां से कांग्रेस के विधायक है भूषण बाड़ा, तो वहां जो विधानसभा में जीत हार हुई थी वो बस कुछ 100 वोटों की थी, मतलब 285 या 300 वोटों के आसपास से ही भूषण बाड़ा जीत सके थे। तो वहां पर मुकाबला नजदीकी है और यही वजह है कि अर्जुन मुंडा ने इस बार कोलेबेरा सिमडेगा पर भी खास ध्यान दिया है और वहां लगातार दौरे वो कर रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर एनोस एक्का भी जो है वो थोड़े प्रभावी हैं, तो अगर वो कुछ वोट यहां से निकाल लेते हैं और अर्जुन मुंडा जो लगातार दौरे कर रहे हैं, तो जो सिमडेगा में एक बीजेपी की अपनी पकड़ जो है वो पास्ट में भी रही है, अभी भी है, तो यहां वो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी जो है कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। अगर पिछली बार से आप देखें तो सिमडेगा से वो कुछ कंपनसेट करना चाहेगी, कोलेबीरा में अगर झापा जो है अच्छे संख्या में अगर वोट ले आता है या आपको बसंत लोंगा अच्छी संख्या में वोट ले आते हैं तो वहां पर भी बीजेपी जो है वो लीड कर सकती है। लेकिन खरसावां और तमाड़ जो है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जहां पिछली बार बीजेपी ने बड़ी लीड ली थी और इन्हीं 2 जगहों की लीड के बल पर अर्जुन मुंडा को वो 1445 वोटों की छोटी जीत मिली थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि अब ये देखना, देखिए राम टहल चौधरी को शामिल करवाया गया, उन्हें जो है अलग अलग क्षेत्रों में तमाड़ में बुंडो में जो है उनके दौरे लगाए जा रहे हैं ताकि वो वहां पर जाकर कुर्मी वोटर्स को समझा सके। लेकिन क्या वो इस मामले में सफल हो पाते हैं, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि क्या कुर्मी की जो ये नाराजगी है क्या वो वोटिंग के दिन तक बनी रहती है और या फिर वो वोटिंग के दिन अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट करने के लिए आ जाते हैं अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी के नाम पर, ये भी हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं हैं, इसलिए जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है वहां पर अंतिम मोमेंट तक रोमांच बना हुआ है। इनफैक्ट कहिए तो मुझे लगता है वोटिंग के दिन भी वो रोमांच होगा और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी रोमांच होगा।
जीत किसी के भी नाम हो सकती है। जीत हार का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे भी जो है अर्जुन मुंडा गिना रहे हैं और ये उनके पक्ष में जा रहा है। एक मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया वो उनके पक्ष में जा रहा है, और साथ ही साथ उनका कद जो ऊंचा हुआ है, और चूंकि बिरसा मुंडा की धरती है तो भगवान बिरसा मुंडा के लिए बीजेपी ने जो जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा की उनके जन्म दिवस पर, या 2025 में जब 150वीं जयंती होगी भगवान बिरसा मुंडा की, तब जो है उसे आदिवासी वर्ष के तौर पर जो है आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने की जो बीजेपी की योजना है, इन चीजों के जरिए अर्जुन मुंडा अपने मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की फाइट बहुत दिलचस्प होने वाली है और उस पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी।